दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों समा चाहूँगा, दोस्तों नहीं समा तो क्या चाहूँगा, 2 मिनट हुए सर, ठीक है, समा चाहने वाली कोई बात ही नहीं, ठीक है। गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग दोस्तों? गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा। आ जाइए, चलिए मित्रों आ जाइए। नमस्कार 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 नमस्कार, आ जाइए। राष्ट्रीय आय के टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे थे और बता दूं आपको दोस्तों, राष्ट्रीय आय के टॉपिक में अभी तक हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, राष्ट्रीय आय का अर्थ आप लोग देख चुके। राष्ट्रीय आय का अर्थ, राष्ट्रीय आय का अर्थ, मैं आपको राष्ट्रीय आय का अर्थ बता चुका कि राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है, ये आपको जानकारी दे चुका। ओके, सेकंड नंबर पर दोस्तों आप लोगों को राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं, राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं, राष्ट्रीय आय की जितनी भी अवधारणाएं हैं वो अवधारणाएं दोस्तों आपको बता चुका। जितनी भी अवधारणाएं वो आपको अवधारणाएं भी मैं बता चुका। ओके, उसके बाद दोस्तों राष्ट्रीय आय की अवधारणा। ओके, राष्ट्रीय आय की गणना का इतिहास, राष्ट्रीय आय की गणना का इतिहास, गणना का जो इतिहास है दोस्तों, राष्ट्रीय आय की गणना के इतिहास को लेकर भी संपूर्ण जानकारी आपको दे चुका, सारी जानकारी आपको मैं दे चुका। ओके, यहां तक की सारी बातें आपको बता चुका। ओके दोस्तों, आज मैं आपको जो चीज़ बताने जा रहा हूं उस पॉइंट को सुनना और समझने की कोशिश करना। जो बिंदु मैं आप लोगों के सामने आज साझा कर रहा हूं उस पॉइंट के बारे में अपन बात करेंगे, क्योंकि गणना का इतिहास अपन देख चुके हैं दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय, भारत की राष्ट्रीय आय में योगदान देने वाले क्षेत्र कौन कौन से। आज आपका दोस्तों राष्ट्रीय आय का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, सारी बातें कंप्लीट हो जाएगी, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आप लोगों के सामने नहीं आएगा। तो टेंशन लेने की दोस्तों किसी को भी कोई आवश्यकता दोस्तों ओके, देखो हेडिंग डाल लीजिए दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय आय में योगदान देने वाले क्षेत्र। दोस्तों भारत की राष्ट्रीय आय में योगदान देने वाले क्षेत्रों को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। एक आपका प्राथमिक क्षेत्र होता है, एक आपका द्वितीयक क्षेत्र होता है और एक आपका तृतीयक क्षेत्र होता है। जो आपका प्राथमिक क्षेत्र होता है उसके उप क्षेत्रों की जब बात आती है, उप क्षेत्र, इसके उप क्षेत्र 4 होते, 4 प्राथमिक क्षेत्रों में हम किन किन को शामिल करते हैं। एक तो कृषि क्षेत्र आ जाता है, कृषि क्षेत्र आता है। एक आपका कृषि से संबंधित क्रियाएं आती है, कृषि से संबंधित क्रियाएं जो होती है, कृषि से संबंधित जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो आ जाती है दोस्तों। इसके अलावा आपका एक आपका खनन क्षेत्र आता है, एक आपका खनन क्षेत्र आता है और एक आपका उत्खनन क्षेत्र आता है। कौन सा था? उत्खनन क्षेत्र आ जाता है। ओके, तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि प्राथमिक क्षेत्रों के उप क्षेत्रों की जब बात आती है तो 4 उप क्षेत्र आपके सामने होते हैं, जिसमें आपका एक आपका कृषि क्षेत्र होता है, एक कृषि से संबंधित आपकी क्रियाएं होती है, एक आपका खनन होता है और एक आपका उत्खनन होता है। इन 4 क्षेत्रों को मिलाकर दोस्तों आपका प्राथमिक क्षेत्र बनता है और प्राथमिक क्षेत्र को हम कृषि क्षेत्र के नाम से भी हम जानते हैं। ओके, हुआ क्या दोस्तों, स्वतंत्रता के समय भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे ज्यादा जो योगदान था वो आपका प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्रों का योगदान सबसे ज्यादा हुआ करता था स्वतंत्रता के समय। इसीलिए दोस्तों क्या हुआ था कि भारत की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, भारत की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक बनी थी। पहली पंचवर्षीय योजना की जो विशेष प्राथमिकता थी, ओके, प्रमुख प्राथमिकता, वो प्रमुख प्राथमिकता किसकी थी? वो प्रमुख प्राथमिकता थी दोस्तों आपकी कृषि की, यानी कृषि क्षेत्रों पर विशेष रूप से बल देने की बात इस योजना के अंतर्गत की गई थी। क्यों? क्योंकि भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे ज्यादा जो योगदान हुआ करता था वो कृषि का होता था। कृषि क्षेत्रों का योगदान सबसे ज्यादा मानते हैं। ओके, कृषि क्षेत्रों का योगदान था वो आपका ज्यादा हुआ करता था। ओके, ये धारणा ओके, ठीक है। तो इस बात को समझने की कोशिश आप लोग करना, कृषि क्षेत्रों का योगदान ज्यादा हुआ करता था। ओके, लेकिन धीरे धीरे दोस्तों जैसे जैसे भारत जो है वो विकासशील से विकसित देशों की ओर बढ़ रहा है। ओके, वहां जैसे जैसे दोस्तों भारत जो है वो विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर बढ़ रहा है, कृषि क्षेत्रों का योगदान धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ये इकोनॉमिक का एक नियम है, इकोनॉमिक का एक सिद्धांत भी है। उस सिद्धांत में दोस्तों ये कहा गया है कि अगर कोई भी देश विकासशील से विकसित की ओर बढ़ेगा,
कोई भी देश अगर विकासशील से विकसित की ओर बढ़ेगा तो वहां पर कृषि क्षेत्रों का योगदान धीरे धीरे कम होता जाएगा। ये इकोनॉमी का एक नियम है, इकोनॉमी का एक सिद्धांत है, ये याद रखना कि कोई भी देश अगर विकासशील से विकसित देशों की ओर बढ़ता है तो कृषि क्षेत्रों का धीरे धीरे कम होता जाता है दोस्तों। ओके, पहली बात तो आ जाइए। तो ये तो हो गया आपका प्राथमिक क्षेत्रों को लेकर। मैं बता चुका भारत की राष्ट्रीय आय में योगदान देने वाले क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा गया है। भारत की राष्ट्रीय आय में 3 क्षेत्रों का मुख्यतः योगदान रहता है। एक आपका प्राथमिक क्षेत्र होता है, एक आपका द्वितीय क्षेत्र होता है और एक आपका तृतीय क्षेत्र होता है। ओके, तो एक आपका प्राथमिक क्षेत्र है, एक आपका द्वितीय क्षेत्र और एक आपका तृतीय क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्रों की जब बात आती है दोस्तों, अब देखो मैंने कहा कि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रों को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों के अंतर्गत बांटा गया, जिसमें एक होता आपका कृषि क्षेत्र, जिसमें आपका कृषि संबंधित एक्टिविटी, एक कृषि से संबंधित अन्य क्रियाएं जिसमें आपका पशुपालन, वन पालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, इन सभी एक्टिविटीज को शामिल किया जाता है। यानी कृषि के अलावा अदर जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो सब इसके अंतर्गत शामिल आ जाती है। और एक होता है खनन। खनन का मतलब होता है दोस्तों कोई मतलब जमीन की गहराई से कोई चीज निकालना, खानों से पदार्थ निकालना आपका खनन क्षेत्र है। और एक होता उत्खनन, जमीन की ऊपरी सतह पर वनों की कटाई वगैरह करना, ये आपका उत्खनन होता है। इसका मतलब दोस्तों अगर बात करूं यहां तक की बात को समझना और यहां तक के पॉइंट को समझने की कोशिश, तो हम प्राथमिक क्षेत्रों की जब बात करते हैं, प्राथमिक क्षेत्रों को 4 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों? 4 भागों में आता है, जिसमें आपका कृषि, कृषि से संबंधित आपकी क्रियाएं होती है, एक आपका खनन क्षेत्र होता है और एक आपका उत्खनन क्षेत्र। ये चीज आप लोगों के माइंड में सेट हो जानी चाहिए दोस्तों। क्लियर दोस्तों? तो यहां तक बात आ जाएगी। तो अब देखो ये तो क्या प्राथमिक क्षेत्र की बात की। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रों को 4 भागों में बांटते हैं, जिसमें आपका एक कृषि क्षेत्र होता है, एक कृषि से संबंधित क्रियाएं जिसमें आपका पशुपालन, आपका वन पालन, आपका मुर्गी पालन और आपके मत्स्य पालन को शामिल किया जाता है। खनन क्षेत्र का मतलब जमीन की गहराई से कोई चीज प्राप्त करना खनन में आता है, और जमीन की ऊपरी सतह से कोई चीज प्राप्त करना उत्खनन में आता है। तो ये आपके 4 क्षेत्र आपके सामने यहां पर आ जाते हैं। क्लियर सबको यहां तक? आगे फिर आता है दोस्तों आपके सामने, मैंने क्या लिखा कि प्राथमिक क्षेत्रों को कृषि क्षेत्रों के नाम से भी जाना जाता है। ओके, प्राथमिक क्षेत्रों को कृषि क्षेत्रों के नाम से जानते हैं। मैं पहले बता दिया प्राथमिक क्षेत्रों का मतलब होता है कृषि क्षेत्र। ओके, कृषि क्षेत्र बोलो, प्राथमिक क्षेत्र बोलो या कृषि क्षेत्र बोलो, बात एक ही होती है। तो जाना जाता है भारत की राष्ट्रीय आय में स्वतंत्रता के समय, यानी भारत की राष्ट्रीय आय में स्वतंत्रता के समय प्राथमिक क्षेत्रों का योगदान सर्वाधिक रहा करता था। यानी जब भारत की आज़ादी होती है, भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत होती है, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं बनना शुरू होती है, भारत के अंदर पंचवर्षीय योजनाएं बनना शुरू होती है, उस समय भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्रों का योगदान सबसे ज्यादा हुआ करता दोस्तों। ठीक है, आगे ठीक है आगे। तो देखो यहां तक की बात आपके सामने आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो यहां तक बात सुना मैं, तो मैंने क्या कहा मैं तो कि प्राथमिक क्षेत्रों को कृषि क्षेत्रों के नाम से भी जाना जाता है, और भारत की राष्ट्रीय आय में स्वतंत्रता के समय इन प्राथमिक क्षेत्रों का योगदान सर्वाधिक हुआ करता था, सबसे ज्यादा हुआ करता था दोस्तों। इसीलिए दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना, भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक बनती है। 1951 से 1956 तक भारत की पहली पंचवर्षीय योजना आपकी बनती है। उसके तहत सबसे ज्यादा प्राथमिकता कृषि क्षेत्रों को दी गई थी, और उसी समय भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी, हीराकुंड जैसी बड़ी परियोजनाओं पर सरकार ने पैसा खर्च किया था। आपको बता दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना और हीराकुंड, ये दोस्तों आपकी बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं थी, जो सिंचाई परियोजना थी, इन पर पैसा सरकार ने खर्च किया था। क्यों किया था? क्योंकि दोस्तों उस समय की जब बात होगी, उस समय की बात अगर उस समय भारत की राष्ट्रीय आय में इन क्षेत्रों का योगदान सबसे ज्यादा हुआ करता था। तो क्लियर? तो मैं बात करूं भारत में पहली पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा प्राथमिकता प्राथमिक क्षेत्र कृषि को दी गई थी। सिंपल सी बात है दोस्तों, आप भी जानते हो कि दोस्तों की घर में जो सबसे ज्यादा कमाता है, घर वाले सबसे ज्यादा ध्यान उसी पर देते हैं। भाई कमाऊ पूत पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, कमाऊ पूत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने कहा था कि पंचवर्षीय योजना के सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि क्षेत्रों को दी गई थी, किंतु वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्रों का योगदान दोस्तों सबसे कम रहा है। यानी प्राथमिक क्षेत्रों का योगदान आज की दुनिया में सबसे कम है दोस्तों। ठीक है, सबसे कम होते दोस्तों। ठीक है, आगे ओके, बिल्कुल दोस्तों, मैं कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा दोस्तों,
क्योंकि दोस्तों जल्दबाजी करने से मतलब नहीं, तो मेरे को रिजल्ट देना है और राजस्थान के लिए दिखाना है कि शिक्षा जो है ना दोस्तों वो व्यापार नहीं है। शिक्षा दोस्तों एक दिल से पढ़ाया गया चीज़ होता है। तो आगे सेवा क्षेत्र यहीं पढ़ने होंगे या फिर अलग से टॉपिक आगे। विनोद कुमार आप रहने दो, आप बस आप कमेंट करने देना कब कोर्स होगा, सेवा क्षेत्र यहीं पढ़ने होंगे अलग से पढ़ने होंगे, ठीक है कैसे इंसान आगे। तो यहाँ पर अच्छा आज के समय में दोस्तों इनका योगदान कम होता जा रहा है। दोस्तों आपको बता दो एक इकोनॉमिक का एक सिद्धांत है, इकोनॉमिक का एक सिद्धांत कहता है, कार्ल मार्क्स ने एक बात कही थी, कार्ल मार्क्स ने एक बात कही थी, जैसे जैसे कोई देश विकासशील से विकसित की ओर बढ़ता जाता है उसमें उस स्थिति में प्राथमिक क्षेत्रों का योगदान दोस्तों कम होता जाता है और दोस्तों तृतीयक क्षेत्रों का योगदान यानी सेवा क्षेत्रों का योगदान बढ़ता जाता है। ये कार्ल मार्क्स ने कहा था। ओके, कार्ल मार्क्स ने भी कहा था कि दुनिया के सभी मजदूर तुम एक हो जाना दोस्तों। ओके, तो अपन प्राथमिक क्षेत्रों का कम होता जा रहा है, अर्थात जैसे जैसे देश विकासशील देश से विकसित देशों की ओर बढ़ रहा है प्राथमिक क्षेत्रों का योगदान निरंतर गति से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तेज गति से कम होता जा रहा है। भाई सीधी सी बात है, अगर आप लोग आज आप लोग मान लो दोस्तों आज आप मान लो दोस्तों आज आप कोई खेती कर रहे हो, आपका पूरा जीवन खेती में, लेकिन दोस्तों अगर तुम्हारे जेब में पैसा आएगा तुम डेवलप होते जाओगे तो उस केस में क्या होगा दोस्तों यहां बताओगे, ठीक है। तो अपन कैसे देखो मैं कह रहा हूं अगर तुम डेवलप होते जाओगे निरंतर गति से तेज गति से बढ़ते जाओगे तो सीधी सी बात है दोस्तों डेवलप होंगे तो सर्विस सेक्टर में ज्यादा जाओगे, आप एग्रीकल्चर सेक्टर को त्याग दोगे। ये सिंपल सी बात है, ये इकोनॉमिक का नियम है दोस्तों। बताइए ये समझ में आ गया आप लोगों को? तभी तो कहते दो आज की तारीख में सर्वाधिक, अच्छा देखो एक इंपॉर्टेंट बात, सर्वाधिक रोजगार देने वाला ओके देने वाला सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? आपका कृषि। भारत में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र भी कृषि है और कृषि क्षेत्रों में जो बेरोजगारी होती है कृषि क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी, ओके वो कौन सी होती है दोस्तों? वो आपकी छिपी हुई बेरोजगारी होती है, मतलब कि दोस्तों अदृश्य बेरोजगारी होती है, मतलब कि प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है दोस्तों। इसको अपन तो भारत में सर्वाधिक मात्रा में रोजगार देने वाला जो क्षेत्र है वो भी आपका कृषि है और भारत में जो कृषि क्षेत्रों के अंतर्गत जो बेरोजगारी पाई जाती है वो आपकी अदृश्य बेरोजगारी होती है, छिपी हुई बेरोजगारी होती है, या दोस्तों अपन कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी हो सकती है, या कहते हैं दोस्तों अतिरिक्त बेरोजगारी, अतिरिक्त रोजगार भी कह सकते हैं। जहां पर अगर जरूरत अगर 3 लोगों की है और अपन ने 5 लोगों को रख लिया तो अगर 2 लोगों को काम से अगर हटा भी दे तो भी नौकरी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे हम छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, यानी अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं दोस्तों, यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी जिसे हम कहते हैं। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई क्या? तो पहला पॉइंट प्राथमिक क्षेत्र को लेकर बात क्लियर हो गई क्या दोस्तों? बताइए भारत की राष्ट्रीय आय में योगदान देने वाले क्षेत्र कितने? 3 है, जिसका सबसे पहला क्षेत्र कौन सा? प्राथमिक क्षेत्र। आई होप दोस्तों आपको प्राथमिक क्षेत्र समझ में आ गया होगा, प्राथमिक क्षेत्र आपको सबसे क्लियर हो गया दोस्तों। ओके ठीक है आगे। ओके तो अपन कह सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्रों का योगदान निरंतर गति से क्या हो रहा है? कम। और प्राथमिक क्षेत्रों को हम दोस्तों किसके नाम से? कृषि क्षेत्रों के नाम से जानते हैं, यानी प्राथमिक क्षेत्रों को कृषि क्षेत्रों के नाम से जाना जाता है, प्राथमिक क्षेत्रों को कृषि क्षेत्रों के नाम से हम जानते हैं दोस्तों। ओके ठीक है, क्लियर सबको यहां तक? आगे क्लियर सबको? ओके अब बात करेंगे तो आपके सामने आगा, चलिए मैं तो हम बात करेंगे द्वितीय क्षेत्र। अब समझना, द्वितीय क्षेत्रों को उद्योग क्षेत्रों के नाम से जानते हैं। ओके, द्वितीय क्षेत्र अर्थव्यवस्था के जो द्वितीय क्षेत्र है उनको 5 भागों में बांटा जाता है, यानी 5 कैटेगरी में बांटा गया। मैं पहले बता चुका था कि द्वितीय क्षेत्रों को 5 भागों में बांटते हैं, यानी इनको उद्योग क्षेत्रों के नाम से भी जाना जाता है। और इन क्षेत्रों के 5 भाग कौन कौन से? सबसे पहले निर्माणी क्षेत्र है। निर्माणी क्षेत्र का मतलब होता है दोस्तों कंस्ट्रक्शन, जो सड़क बनाना, पुल बनाना, बांध, ये बांध है, सड़क बनाना, बांध बनाना, पुल बनाना, भवन बनाना, जहाज का निर्माण करना, ये आपका कौन सा क्षेत्र? निर्माणी क्षेत्र है। विनिर्माणी क्षेत्रों की बात आती है तो कच्चे माल से निर्मित माल की ओर, कच्चे माल से निर्मित माल जिसमें चीनी, कपड़ा वगैरह सब आएगा, ये विनिर्माणी क्षेत्रों के अंतर्गत दोस्तों यहां पर बात आ जाएगी। उसके बाद जल आपूर्ति क्षेत्र, विद्युत आपूर्ति और गैस आपूर्ति, ये 5 प्रकार की जो एक्टिविटीज अर्थव्यवस्था में होती है दोस्तों। आगे ठीक है, तो अपन मैं एक बात करूं, ये 5 प्रकार की जो क्रियाएं आपके सामने होती है, जिसमें आपका निर्माणी क्षेत्र, विनिर्माणी क्षेत्र, जल आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति और गैस आपूर्ति, ये 5 प्रकार की जो एक्टिविटीज होती है ये दोस्तों आपके किसके अंतर्गत आ जाती है? द्वितीय क्षेत्रों के अंतर्गत आती है। और द्वितीय क्षेत्रों का जो योगदान भारत की राष्ट्रीय आय में है वो दोस्तों प्राथमिक क्षेत्रों से ज्यादा है, लेकिन तृतीय क्षेत्रों से क्या है? कम है, मतलब बीच में। यानी भारत की राष्ट्रीय आय में द्वितीय क्षेत्रों का योगदान आपका निरंतर गति से बढ़ रहा है,
मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है, ना तो कम है ना ज़्यादा है, लेकिन पहले की तुलना में थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी पहले की तुलना में थोड़ा थोड़ा दोस्तों क्या हो रहा है, आपका बढ़ रहा है। ये बात आपको याद रखना, थोड़ा थोड़ा दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है दोस्तों, थोड़ा थोड़ा आपका क्या हो रहा है दोस्तों, बढ़ रहा है। ये आपको ध्यान रखना दोस्तों, क्लियर। तो अपन कह सकते हैं ये चीज़ आपके माइंड में सेट हो जाएगी। तो निर्माणी क्षेत्र, विनिर्माणी क्षेत्र, जल आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति और गैस आपूर्ति, ये 5 प्रकार की जो क्रियाएं होती है ये आपके द्वितीय क्षेत्रों के अंतर्गत शामिल की जाती है। और भारत की राष्ट्रीय आय में द्वितीय क्षेत्रों का जो योगदान है वो धीरे धीरे निरंतर गति से क्या हो रहा है, आपका बढ़ रहा है। ओके, बताइए तो यहां तक की बात क्लियर हो गई क्या? तो देखो मैं बता चुका कि भारत की राष्ट्रीय आय में आपका जो योगदान है, तो पहले नंबर पर आप देखो प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्रों को हम उद्योग क्षेत्रों के नाम से जानते हैं। दूसरे नंबर पर आ जाएगा दोस्तों आपका द्वितीय क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्रों को कृषि क्षेत्रों के नाम से जानते हैं। उसके बाद द्वितीय क्षेत्र उद्योग की मानते हैं। तो यहां तक क्लियर दोस्तों? ओके, मतलब यहां तक की बात आपकी क्लियर हो गई क्या दोस्तों? ओके, क्लियर। देखो मैं तो रीड को लेकर आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है और आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। अरे पूजा बेटा, आपके सबके कमेंट आ रहे हैं, मैं सुन रहा हूं, लेकिन पढ़ लो ना, तो पढ़ाई भी ध्यान दो, क्या कमेंट करना, फालतू में बातें करो जबरदस्ती के। अब आ जाओ दोस्तों, कौन सा? तृतीय क्षेत्र। तो बताइए मैं तो भारत की राष्ट्रीय आय में योगदान देने वाले क्षेत्र कितने? 3। एक हो गया प्राथमिक क्षेत्र, एक हो गया द्वितीय क्षेत्र और एक हो गया तृतीय क्षेत्र। ओके, अब चलते तृतीय क्षेत्र। मैंने कहा कि तृतीय क्षेत्रों को सेवा क्षेत्रों के नाम से जानते हैं, इनको सर्विस सेक्टर कहते हैं। जैसे बैंक, बीमा, परिवहन, संचार, व्यापार, वाणिज्य, व्यापार आ जाएगा, वाणिज्य आ जाएगा, परिवहन वगैरह, ये सब सेवा क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। तो अपन दोस्तों कहते हैं कि तृतीय क्षेत्रों को सेवा क्षेत्रों के नाम से जाना जाता है। इनमें बैंक, बीमा, परिवहन, संचार, व्यापार, वाणिज्य आदि सभी क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। ओके, आगे फिर आता है तो फर्स्ट का कितना बेटा, परसेंटेज अभी याद नहीं करना, परसेंटेज आपको याद करने की जरूरत नहीं है। परसेंटेज बताऊंगा दोस्तों मैं तुमको करंट के इश्यूज के अंदर, अभी नहीं पढ़ना फालतू, अभी नहीं करना, मतलब नहीं करना। अभी तो केवल कॉन्सेप्ट सीखो कि राष्ट्रीय आय में योगदान देने वाले क्षेत्र कौन से होते हैं, वो मत, बाकी कितना परसेंटेज है वो बात की बात है, अभी कोई मतलब नहीं, कोई सेंस नहीं है, तुम मस्त रहो, कोई एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट मैं बता दूंगा आपको आगे। फिर मैंने कह दिया अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्रों को सेवा क्षेत्रों के नाम से भी जाना जाता है, ये बात मैं पहले क्लियर कर चुका था। आगे दोस्तों उसके बाद इन क्षेत्रों में, यानी दोस्तों तृतीय क्षेत्रों में बैंक, बीमा, परिवहन, संचार, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सभी प्रकार के क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। इन सभी प्रकार के क्षेत्रों को हम शामिल करते हैं। ओके, बैंक, बीमा, परिवहन, संचार, व्यापार, वाणिज्य वगैरह ये सब के सब दोस्तों आपके सेवा क्षेत्रों के अंतर्गत शामिल यहां पर किए जाते हैं। बात क्लियर? फिर अपन कह सकते हैं स्वतंत्रता के समय, यानी स्टार्टिंग में जब भारत की आजादी हुई थी, मतलब भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1951 के समय। तो मैंने कहा कि स्वतंत्रता के समय भारत की राष्ट्रीय आय में जो सेवा क्षेत्र थे, उन सेवा क्षेत्रों का योगदान सबसे कम हुआ करता था। मतलब पहले कम होता था, पहले दोस्तों सर्विस सेक्टर को कोई जानता ही नहीं था, सेवाएं कुछ होती नहीं थी, ये टेलीफोन, शिक्षा, स्वास्थ्य ऐसी कोई सर्विसेज होती ही नहीं थी दोस्तों। तो सेवा क्षेत्रों का योगदान कम हुआ करता था, किंतु देश में आर्थिक सुधारों के शुभारंभ के पश्चात, यानी दोस्तों आपको याद हो 24 जुलाई 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के द्वारा मिलकर दोस्तों एलपीजी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की जब विचारधारा आई थी, उसके बाद से लेकर दोस्तों अब तक भारत में सर्विस सेक्टर का योगदान निरंतर गति रहा। यानी शुभारंभ के पश्चात दोस्तों सेवा क्षेत्रों का योगदान है, सर्विस सेक्टर का जो योगदान है वो निरंतर गति से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तेज गति से क्या होता है, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा। मतलब स्टार्टिंग से, यानी जब से दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के द्वारा मिलकर 24 जुलाई 1991 को भारत के अंदर दोस्तों क्या हुआ था, इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था और एलपीजी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की विचार आई थी, उस समय से लेकर अब तक भारत में सर्विस सेक्टर का जो योगदान वो निरंतर गति से क्या होता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा, बढ़ता जा। तो मैं ये कह सकता हूं, मैं तो भारत की राष्ट्रीय आय में जब योगदान देने वाले क्षेत्रों की बात करते, ये प्रश्न एग्जाम में आया था कि भारत की राष्ट्रीय आय में योगदान देने वाले क्षेत्रों का आरोही अवरोही, आरोही का मतलब होता है दोस्तों कम से ज्यादा की ओर। तो कृषि क्षेत्रों का योगदान आपका कम है उद्योग क्षेत्रों की तुलना में, और उद्योग क्षेत्रों का योगदान आपका कम है सेवा क्षेत्रों की तुलना में। ओके, अवरोही क्रम का मतलब ज्यादा से कम की ओर, मतलब कैसे करेंगे इसको, अच्छा देखो इसको ऐसे मत लिखो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि आप ज्यादा से कम की ओर बात, ज्यादा से कम की ओर बात करोगे तो आप इसको इस प्रकार से कह सकते हो, ज्यादा से कम की ओर अगर अपन देखें या समझेगा तो आप इसको ये भी कह सकते हो दोस्तों कि अगर मैं बात करूं यहां पर सर्विस सेक्टर्स की बात करें तो अपन कहते हैं सेवा क्षेत्रों का योगदान दोस्तों आपका ज्यादा है
और उद्योग क्षेत्रों की तुलना में, और उद्योग क्षेत्र आपका कृषि। तो ये प्रश्न आपका आया था, ये प्रश्न आरोही और अवरोही क्रम का प्रश्न पूछा था, कम से ज्यादा की ओर, ज्यादा से कम की ओर। दोस्तों इस तरह से बात करें तो इस तरह से प्रश्न एग्जाम में आया था, तो कम से ज्यादा की ओर, ज्यादा से कम की ओर, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। तो आपके माइंड में ये चीज तो सेट हो चुकी होगी कि भारत की राष्ट्रीय आय में योगदान देने वाले क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा जाता है। एक प्राथमिक क्षेत्र जिसको कृषि क्षेत्रों के नाम से जानते हैं, एक आपका द्वितीयक क्षेत्र जिसको उद्योग क्षेत्रों के नाम से जाना जाता है, और एक तृतीयक क्षेत्र जिनको सेवा क्षेत्रों के नाम से जाना जाता है। तो ये बात आप लोग अच्छे बता दो कि यहां तक की बात आप लोगों के माइंड में सेट हुई या नहीं हुई, यस या नो बताओ। दो क्लियर, पॉइंट क्लियर हो गया आपका। तो पॉइंट कितने हो गए आपके? 4 पॉइंट आपके कंप्लीट हो गए। राष्ट्रीय आय का अर्थ हो चुका, राष्ट्रीय आय की 7 अवधारणाएं हो चुकी, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का इतिहास हो चुका, और उसके बाद दोस्तों राष्ट्रीय आय में योगदान देने वाले क्षेत्रों के बारे में जानकारी हो चुकी। दोस्तों मेरे को बड़ा अफसोस होता है, बड़ा तजुर्बा आता है दोस्तों कि आप लोगों की मानसिकता इतनी घटिया हो सकती है, इसका मैं अंदाजा नहीं रहा। मैं आप बताता हूँ, हालांकि वो लड़का कौन है मेरे को नहीं पता। दूसरा एक लड़का था, वो हमारे कॉल सेंटर पे कॉल करते मैसेज करके मैडम को पता क्या बोल रहा था कि मुकेश सर ने ये कर दिया वो कर दिया। किस बात में मुद्दा था बताओ? मैंने बताया था कि NSSO इसकी स्थापना 1950 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में था, ये मैंने बताया था। अब वो भाई साहब क्या कहता है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में नहीं कोलकाता में। और मैं जब उसको फोन करूँ फोन नहीं उठा रहा बेटा, वो कह रहा अरे भैया इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। बस इस NSSO के अंतर्गत एक सांख्यिकी विभाग है, एक सांख्यिकी विभाग है जो डेटा को देखता है, वो विभाग कोलकाता में है। तो जब आपको कोई चीज पता नहीं हो ना तो कमेंट मत किया करो दोस्तों यार, इस ऑनलाइन के जमाने में भटकाव से दूर हो सकता है तुम्हारे साथ राजस्थान में कौन घटिया टीचर क्या पढ़ा रहा होगा, मैं भी मुंह से कुछ बोलूंगा मेरे को गुस्सा आएगा भयंकर। हो सकता है कि तुम्हारे साथ राजस्थान में कौन क्या पढ़ा रहा होगा, लेकिन दोस्तों मुकेश पंचोली के पढ़ाए हुए टॉपिक के पीछे अगर ये शब्द लगता है ना, वो शब्द बर्दाश्त नहीं होगा। धारणा क्लियर है ना? जहां तक दोस्तों लोगों की सोचने समझने की शक्तियां खत्म हो जाती है ना, वहां से हमारी शक्तियां शुरू होती धारणा। तो आप हमारी पढ़ाई के पीछे ये लगाते ना, ये बर्दाश्त नहीं होगा। अब वो तुम में से कौन है मेरे को नहीं पता दोस्तों, मैं पता भी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं ऐसे मूर्खों के बारे में पता करके दोस्तों अपना समय खराब नहीं करना चाहता। तो कोई चीज जब पता ही नहीं हो जबरदस्ती कमेंट करते रहते हो, जबरदस्ती कोई लेना आना कोई। जब मैं कह दिया तो जब मेरे पढ़ाई से एक प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ना गया है ना जाएगा ना जाने दूंगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती, तो फिर किस बात का डर दो, किस बात का डर? ओके तो बताइए मतलब टॉपिक क्लियर। अब आ जाओ अपने घर वापस। देखो दोस्तों आज अपन राष्ट्रीय आय का टॉपिक खत्म करें दोस्तों, आज खत्म हो जाएगा राष्ट्रीय आय का टॉपिक, कुछ नहीं खत्म हो गया सारा। देखो भैया आपने राष्ट्रीय आय पढ़ रहे हो, राष्ट्रीय आय की कॉपी आप बना रहे हो, नोट्स भी आप प्रॉपर बना रहे हो, क्यों? क्योंकि पीडीएफ तो हम आपको देंगे नहीं, चाहे कितना ही तुम मांग के देख लेना आगे। ओके सुनिए दोस्तों, अब सुनिए यहां पर हम आपको क्या क्या बता चुके। सबसे पहली क्लास आपकी राष्ट्रीय आय का अर्थ है। दोस्तों बताइए राष्ट्रीय आय का अर्थ आपको समझ में आया या नहीं आया? बहुत अच्छे समझा दिया। दूसरे नंबर पर दोस्तों आपको मैंने राष्ट्रीय आय की अवधारणा है, किसकी अवधारणा है? राष्ट्रीय आय की अवधारणा है। राष्ट्रीय आय की जितनी भी अवधारणाएं होती है वो सारी की सारी अवधारणाएं आपको बता दी। राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं भी आपको पूरी बता चुका दोस्तों। ओके आगे ठीक है, राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं भी पढ़ा चुका। उसके बाद दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आय की, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कर, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, राष्ट्रीय आय की गणना का इतिहास, राष्ट्रीय आय की गणना का जो इतिहास है दोस्तों वो भी आपको पूरा बता चुका। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के इतिहास को लेकर भी पूरी बात बताई। ओके आगे आगे ओके आगे ठीक है। और उसके बाद दोस्तों राष्ट्रीय आय में योगदान देने, राष्ट्रीय आय में योगदान देने वाले क्षेत्र, योगदान देने वाले क्षेत्र। ओके योगदान देने वाले क्षेत्र, तो राष्ट्रीय आय में योगदान देने वाले जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों के बारे में भी जानकारी आपको दे चुका। जितने भी क्षेत्र है वो सारी बातें आपके साथ होती है। तो राष्ट्रीय आय में योगदान देने वाले क्षेत्र, वो सारे क्षेत्र भी दोस्तों यहाँ पर आ जाते हैं। इस तरह की बात आपके सामने आ जाती है, तो ये पॉइंट आपका क्लियर यहाँ पर आ जाता है दोस्तों। ओके अब देखो, अब तक दोस्तों यहां तक के सारे बिंदु आपको करा चुका, अब तक के सारे पॉइंट्स आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से समझा, एक एक पॉइंट्स के बारे में आपको जानकारी दे चुका कि राष्ट्रीय आय के बारे में, राष्ट्रीय आय का अर्थ बता चुका, राष्ट्रीय आय की अवधारणा है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का इतिहास, और राष्ट्रीय आय में योगदान देने वाले क्षेत्र जो है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र दोस्तों, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र जो सारे के सारे क्षेत्र अपन बता चुके, यहां तक की सारी जानकारी आपको दे चुका। ओके अब पहले बता दो ये चारों पॉइंट क्लियर हो गए अच्छे से, आपने अच्छे से नोट्स बना लिए दोस्तों। आगे
सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए दोस्तों अच्छे से? यहां तक के सारे पॉइंट क्लियर हो गए कि यस या नो? नहीं अभी नहीं हो टॉपिक, अभी 2 टॉपिक बाकी है इसमें। देखो अब आ जाओ दोस्तों 5वां बिंदु, राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधियां। मैं पहले दिन ही बता दिया जब आपको ट्रेलर बता रहा था भाई, आपको बता चुका था कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था साइमन कुंजनेट्स। साइमन कुंजनेट्स के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करने की 3 विधियां होती है। गणना करने की 3 विधियां होती है। ओके, तो अपन ये कह सकते हैं साइमन कुंजनेट्स के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करने की 3 विधियां होती है। कितनी? 3 विधियां होती है। 3 विधियां आपकी होती है। एक आपकी प्रोडक्ट मेथड यानी उत्पाद विधि होती है, एक आपकी आय विधि मतलब इनकम मेथड होता है, और एक आपकी वे विधि होती है दोस्तों। ओके, अब देखो ये पॉइंट गलत है, इसलिए दोस्तों पीडीएफ में गलती हो जाती है, पीडीएफ लेना ही बेकार है। उत्पाद विधि का जो प्रयोग होता है वो कृषि क्षेत्र में होता है। कृषि क्षेत्रों में राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए प्रोडक्ट मेथड काम में लिया जाता है। आय विधि का प्रयोग दोस्तों सेवा क्षेत्र में होता है। सेवा क्षेत्रों में राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए आय विधि काम में आती है। और दोस्तों वे विधि उद्योग क्षेत्र में राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए वे विधि काम में ली जाती है। कहने का मतलब सिंपल सा हुआ दोस्तों, यहां पर एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम था साइमन कुंजनेट्स। साइमन कुंजनेट्स नाम का एक व्यक्ति था। साइमन कुंजनेट्स नाम के व्यक्ति ने क्या किया, राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए 3 विधियां बताई कि राष्ट्रीय आय की गणना करने की दोस्तों कितनी 3 विधियां होती है। 3 विधियों में दोस्तों एक विधि आपकी होती है उत्पाद विधि, एक विधि दोस्तों आपकी होती है उत्पाद विधि। ओके, एक विधि होती है दोस्तों आपकी आय विधि। ओके, और एक विधि होती है आपकी वे विधि। इस प्रकार से राष्ट्रीय आय की गणना करने की 3 विधियां होती है। जनरली क्या होता है, आज तक के इतिहास में दोस्तों ये एक प्रश्न आया है कि इनमें देखो जो उत्पाद विधि होती है कृषि क्षेत्रों में राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए उत्पाद विधि काम में ली जाती है। अभी मैं पूरा समझा दूंगा। आय विधि जो होती है मित्रों वो सेवा क्षेत्रों में राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए आय विधि काम में ली जाती है। और दोस्तों आपकी जो होती है वे विधि उद्योग क्षेत्रों में राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए वे विधि काम में ली जाती है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना। ओके, तो मैं कह सकता हूं उत्पाद विधि जो कृषि क्षेत्रों में काम आती है, आय विधि जो सेवा क्षेत्रों में, और वे विधि आपके उद्योग क्षेत्रों में काम में ली जाती है। ओके, ये तीनों विधियां बताने वाला व्यक्ति कौन था? साइमन कुंजनेट्स था। ओके, तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने की 3 विधियां हैं, उत्पाद विधि, आय विधि, वे विधि। उत्पाद विधि का उपयोग कृषि क्षेत्रों में, आय विधि का सेवाओं में, और वे विधि उद्योग। एग्जाम में प्रश्न आया था संगणक के एग्जाम में कि उद्योग क्षेत्रों में राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है, तो उद्योग क्षेत्रों में राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए वे विधि काम में लेती है, यानी एक्सपेंडिचर मेथड काम में लिया जाता है। यानी वे विधि का जो उपयोग है वो उद्योग क्षेत्रों में राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए किया जाता है। ओके, क्लियर सबको? अब एक एक को पढ़ ले भाई, अगर यहां तक समझ में आ गया तो एक एक विधि को पढ़ ले। लो देखते हैं। सबसे पहले आप अपनी कॉपी में लिख लो उत्पाद विधि, प्रोडक्ट मेथड। सबसे पहले आप लोग अपनी कॉपी में लिख लो उत्पाद विधि यानी दोस्तों प्रोडक्ट मेथड के बारे में आपको लिखाना शुरू करता हूं। पॉइंट बना के लिख लेना, क्योंकि आज अभी आधे घंटे के बाद दोस्तों लगभग 20 मिनट के बाद अपन दोस्तों राष्ट्रीय आय का टॉपिक पूरा खत्म कर देंगे, और कल फिर आपका अलग टॉपिक लेंगे। और इकोनॉमिक को लेकर घबराने की आवश्यकता नहीं है। और एसएसटी के विद्यार्थियों के लिए दोस्तों सूचना है, 2-3 दिन के अंदर दोस्तों मेरी एसएसटी की बहुत ही शानदार और जानदार किताब आप मार्केट में आने वाली है, बता दूंगा। देखो उत्पाद विधि, कौन सी विधि? उत्पाद विधि के अनुसार राष्ट्रीय आय की गणना एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं की मात्रा को उनके अंतिम मूल्यों में से गुणा करके ज्ञात किया जाता है। इसलिए इस विधि को नेट आउटपुट मेथड भी कहते हैं। कैसे? मैं एग्जांपल दूंगा, पहले लिख लो। मैंने क्या कहा कि उत्पाद विधि यानी इस प्रोडक्ट मेथड के अनुसार राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं की जो मात्रा होती है, क्वांटिटी। यहां पर मैंने वस्तुओं का नाम क्यों लिखा? क्योंकि उत्पाद विधि जो है वो केवल और केवल कहां काम आती है? कृषि क्षेत्रों में आती है, सेवा क्षेत्रों में ये विधि काम में नहीं आती।
सेवा क्षेत्रों में दोस्तों आपकी आय विधि काम आती है। तो उत्पादित वस्तुओं की मात्रा को उनके अंतिम मूल्यों से गुणा करके ज्ञात किया जाता है। इसीलिए इस उत्पाद विधि को नेट आउटपुट मेथड भी कहा जाता है, यानी नेट आउटपुट मेथड के नाम से भी इस विधि को जाना जाता है दोस्तों। ओके, इस विधि को दोस्तों ओके बताओ क्लियर। तो मैंने क्या कहा दोस्तों कि इस उत्पाद विधि के अनुसार, तो आप देखो वापस रिपीट कर रहा हूं, उत्पाद विधि के अनुसार राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन करते समय एक साल में उत्पादित वस्तुओं की जो मात्रा होती है उस मात्रा को फाइनल मूल्य से गुणा करके जो पैसा प्राप्त होता है वो दोस्तों आपकी राष्ट्रीय आय होती है। मैंने एग्जाम्पल लिखा, वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंतर्गत एक ए नाम की कंपनी है ने उत्पादित वस्तुओं की मात्रा 1000 है और उनका अंतिम मूल्य 10 रुपए है। और बी नाम की कंपनी है, उत्पादित वस्तुओं की मात्रा 1500 है और अंतिम मूल्य 20 रुपए है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद की राशि कितनी होगी? तो दोस्तों यहां पर आपको जीडीपी बताना है। तो ए नाम की कंपनी ने टोटल उत्पादन किया 1000, कीमत है 10 रुपए, तो 10,000 का जीडीपी तो हो जाएगी एक की। बी नाम की कंपनी ने 1500 उत्पादन किया 20 के हिसाब से, तो यह आ जाएगा आपका 30,000। तो टोटल मिला के 40,000 की जीडीपी हो जाएगी। किस विधि के आधार पर? उत्पाद विधि के आधार पर। कोई ज्यादा दोस्तों सर आगे ओके, अब सुनिए, इसका मतलब दोस्तों कुछ ज्यादा टिपिकल विधि नहीं है, सिंपल सी विधि है दोस्तों कि एक वित्तीय वर्ष में जो भी आप उत्पादन करे हो उस उत्पादित वस्तु का जो अंतिम मूल्य होता है वो अंतिम मूल्य दोस्तों राष्ट्रीय आय कहलाता है। और मैं समझा दिया दोस्तों यहाँ पे कि यहाँ पर ए नाम की कंपनी ने 1000 इकाइयों का उत्पादन किया और बी नाम की कंपनी ने दोस्तों 1500 इकाइयों का उत्पादन किया और अंतिम मूल्य ए नाम की कंपनी का 10 रुपए है, तो ये 10,000 हो जाएगा और बी नाम का 20 रुपए 30,000 हो जाएगा। तो टोटल मिला के जीडीपी आपकी 40,000 की यहाँ पर हो जाएगी। टोटल मिला के जीडीपी 40,000 हो जाएगी। कौन सी विधि के आधार पर? उत्पाद विधि के आधार पर। सबने उतार लिया दोस्तों अच्छे से? साथ के साथ आप लोग सुनते भी जाइए, साथ के साथ दोस्तों आप नोट डाउन भी करिए। अगर आप अभी सुनना चाहते हो नोट डाउन बाद है तो आपको जो ठीक लगे वो कर लो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि दोस्तों आपको कॉपी में नहीं माइंड में उतारना। माइंड में कॉपी में उतरा हुआ तो दोस्तों रह जाता है, लेकिन माइंड का उतरा हुआ दोस्तों कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, ये मेरा वादा है। तो प्रोडक्ट मेथड को सिंपल कहे भाई, जितना उत्पादन हुआ उस उत्पादित वस्तु का जो अंतिम मूल्य होगा वो अंतिम मूल्य दोस्तों आपकी जीडीपी कहलाएगी, राष्ट्रीय आय कहलाएगी। यहां पर आप लोग इसको दूसरे पॉइंट पे लिख सकते हो कि उत्पाद विधि में, कौन सी विधि है? उत्पाद विधि में राष्ट्रीय आय की गणना एक वित्तीय वर्ष में जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं, यहां पर उत्पादित वस्तुओं का मतलब है क्योंकि राष्ट्रीय आय की अवधारणा जो है वो एक फ्लो कॉन्सेप्ट होती है, स्टॉक अवधारणा नहीं होती। ओके आगे, तो मैंने क्या कहा? उत्पादित वस्तुओं के विभिन्न स्तरों पर बढ़े हुए मूल्यों को जोड़कर भी की जाती है, इसलिए इस विधि को मूल्य वर्धित विधि भी कहते हैं। कैसे? समझाता हूं एग्जांपल। मैं यहां पर एक एग्जांपल, भाई साहब ये एक किसान है, किसान ने गेहूं का उत्पादन किया। यहां पर गेहूं जो है उत्पादन 100 रुपए उसकी कीमत थी। इस किसान ने गेहूं को ले जाकर मंडी में बेचा, तो दोस्तों मान लो 120 में बेचा। मंडी वाला इसको फुटकर व्यापारी, थोक व्यापारी को बेचेगा। मंडी वाला इसको थोक व्यापारी को देगा, तो थोक व्यापारी को देगा तो दोस्तों कितने में देगा? 150 देगा। थोक व्यापारी दोस्तों इसको फुटकर व्यापारी को देगा, फुटकर व्यापारी को देगा तो दोस्तों ये 200 में देगा। और फुटकर व्यापारी उपभोक्ता को देगा तो मान लो दोस्तों 220 में देगा। तो बताइए इस गेहूं का अंतिम मूल्य कितना है? 220 है भाई। इस गेहूं का अंतिम मूल्य जो है वो आपका कितना? 220 है। ओके, अब आप देख रहे हो यहां पर ओके, तो अपन कह सकते हैं तो आपने 100 रुपए की कीमत थी, इस 100 रुपए में कितना ऐड किया? 20 रुपए ऐड किए। फिर यहां पर कितना ऐड किया? 30 रुपए ऐड किए। फिर यहां पर कितना ऐड किया? 50 रुपए ऐड किए। और फिर यहां पर कितना ऐड किया? 20 रुपए। तो बताओ टोटल कितना हो गया? 220 रुपए। बस इसलिए इस विधि को मूल्य वर्धित विधि के नाम से भी जाना जाता है। और उत्पाद विधि भारत में कृषि क्षेत्रों में राष्ट्रीय आय की गणना जो है वो उत्पाद विधि के द्वारा ही की जाती है। उत्पाद विधि को नेट आउटपुट मेथड भी बोलते हैं और उत्पाद विधि को मूल्य वर्धित विधि के नाम से भी जाना जाता है। यानी दोस्तों ये आपका जो उत्पाद विधि है, ये आपकी उत्पाद विधि है दोस्तों, इसको हम नेट आउटपुट मेथड भी कहते हैं। नेट आउटपुट मेथड भी कहते हैं। ये नेट आउटपुट मेथड भी होता है। और इसी विधि को दोस्तों वैल्यू एडेड मेथड, इसी विधि को वैल्यू एडेड मेथड भी कहा जाता है। ये वैल्यू एडेड मेथड, इसको वैल्यू एडेड मेथड भी और नेट आउटपुट मेथड भी कहते हैं। किसको? उत्पाद विधि को।
उत्पाद विधि को नेट, ओके, उत्पाद विधि को दोस्तों नेट आउटपुट मेथड भी कहते हैं और इसको वैल्यू एडेड मेथड भी कहा जाता है। इसको वैल्यू एडेड मेथड के नाम से जानते हैं। और भारत में कृषि क्षेत्रों की बात है तो कृषि क्षेत्र में राष्ट्रीय आय की गणना जो है वो उत्पाद विधि के द्वारा ही की जाती है। बताइए मित्रों, पहली विधि समझ में आई या नहीं? बेसिकली आप जानते हो कि राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए साइमन कुंजनेट्स के द्वारा 3 विधियों का प्रतिपादन किया था। उत्पाद विधि दोस्तों आता है मूल्य बढ़ता जाता है, मतलब ये बिल्कुल इसमें मूल्य को बढ़ा, जो मूल्य आपका बढ़ता जाएगा उस बढ़े हुए मूल्य को जोड़ जोड़ के राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। तो यहां पर इसको वैल्यू एडेड मेथड के नाम से भी हम जानते हैं। और इस विधि का प्रयोग भारत में दोस्तों कृषि क्षेत्र यानी प्राथमिक क्षेत्रों में राष्ट्रीय आय की गणना करने, प्राथमिक क्षेत्र में राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए यही विधि काम में ली जाती है। ओके, बताओ तो समझ में आया या नहीं आया? यस या नो? आगे अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों आपकी इंपॉर्टेंट, दोस्तों आ जाइए। उत्पाद विधि के अंतर्गत यानी अगर मैं को प्रोडक्ट मेथड के अंतर्गत, उत्पाद विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की गणना करते समय यह सावधानियां रखी जाती है। अब कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा भाई। उत्पाद विधि से जब राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो गणना करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ता है जो जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला होता है कि उत्पादित वस्तुएं उसी वर्ष से संबंधित होनी चाहिए जिस वर्ष राष्ट्रीय आय की गणना की जा रही है। अब ये नहीं है भाई राष्ट्रीय आय की गणना तो करें 2022-23 में और उत्पादन हो गया था 2020-21 में, तो ऐसा नहीं होगा। अगर उत्पादन 20-21 में हुआ है तो राष्ट्रीय आय की गणना भी 20-21 में होगी। उत्पादन अगर 21-22 में हुआ है तो राष्ट्रीय आय की गणना भी 21-22 में होगी। तो उत्पादन जिस वर्ष में किया जा रहा है उसी वर्ष दोस्तों राष्ट्रीय आय की, यानी उत्पादित वस्तुएं दोस्तों उसी वर्ष की होनी चाहिए जिस वर्ष में आप राष्ट्रीय आय की गणना कर रहे हो। ये दोस्तों वह राष्ट्रीय आय की गणना करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है, उन बातों को ध्यान में रखना सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता है। तो मैं कहता हूं उत्पाद विधि दोस्तों उत्पादित वस्तुएं उसी वर्ष से संबंधित होनी चाहिए जिस वर्ष राष्ट्रीय आय की गणना की जा रही है, यानी जिस वर्ष राष्ट्रीय आय की गणना अपन करें, जिस वर्ष राष्ट्रीय आय की गणना करें वो आपका होना चाहिए दोस्तों, सबसे पहली बात। और दोस्तों एक बात है, उत्पादित वस्तुओं के अंतिम मूल्यों को ही राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा, मध्यवर्ती मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। क्यों? एक ही वस्तु की डबल कैलकुलेशन से बचने के लिए, यानी एक ही वस्तु की दोहरी गणना ना हो, एक ही वस्तु को 2 या 3 बार कैलकुलेट ना किया जाए, इसलिए उत्पादित वस्तुओं के अंतिम मूल्यों को ही राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा, मध्यवर्ती मूल्यों को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। सेकंड पॉइंट, तो सेकंड पॉइंट क्या लिखा कि उत्पादित वस्तुओं के अंतिम मूल्यों को ही राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा, मध्यवर्ती मूल्यों को, यानी जो मध्यवर्ती मूल्य है उन मध्यवर्ती मूल्यों को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। ओके, यानी अपन कह सकते हैं कि जो वस्तु उत्पादित है उसका अंतिम मूल्य आएगा दोहरी, अच्छा ये क्यों कह जाता है? दोहरी गणना से बचने के लिए, दोहरी गणना से बचने के लिए, दोहरी गणना से बचने के लिए। तो दोहरी गणना से बचने के लिए दोस्तों उत्पादित वस्तुओं के अंतिम मूल्यों को ही राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा, मध्यवर्ती मूल्यों को राष्ट्रीय आय में शामिल यहां पर नहीं किया जाएगा, मध्यवर्ती मूल्यों को राष्ट्रीय आय में शामिल अपन यहां पर नहीं करेंगे दोस्तों। ओके, और सिंपल सी बात है, अगला आ जाता है स्टॉक में रखी गई वस्तु। भाई जो वस्तु स्टॉक में रखी गई है, मतलब कि जैसे मान लेते हैं दोस्तों 2022-23 में 100 वस्तुओं का उत्पादन किया था, उनमें से 80 वस्तुओं को अगर हमने बेच दिया और 20 वस्तुएं अगर स्टॉक में रह जाती है तो दोस्तों सिंपल सी बात है इन 100 वस्तुओं का जो मूल्य होगा वो 2022-23 की राष्ट्रीय आय में माना जाएगा। अगर ये 100 वस्तु ये 2023-24 में बिकती है तो इससे कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि इन 20 वस्तुओं का मूल्य उस वर्ष शामिल कर लिया गया था जिस वर्ष इनका उत्पादन हुआ था, जिस वर्ष इन वस्तुओं का उत्पादन हुआ था इनको उसी वर्ष उस दिन की राष्ट्रीय आय में शामिल कर लिया था। तो मैं कह सकता हूं स्टॉक में रखी गई वस्तुओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तन को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे, चाहे वो मूल्य कम हो चाहे वो मूल्य ज्यादा हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। चाहे वो मूल्य कम होता है चाहे वो मूल्य ज्यादा होता है, उससे कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसी वस्तुओं के मूल्य को तो आगे। ओके, आप देखो
ओके, तो अगर मैं तुमसे कह दूं दोस्तों, यहां पर बात करूं तो मैंने क्या कहा दोस्तों, यहां पर कि स्टॉक में रखी गई वस्तुओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तन को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता। अगर कोई भी चेंजेस होता है, कुछ भी परिवर्तन होता है, वो मूल्य राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, ओके, तो यहां पर दोस्तों बात आ जाएगी। देखो, ओके ओके, एक बच्चा कहना चाह रहा है, नवल किशोर कहना चाह रहा है कि सर मैं आपका ऑनलाइन कोर्स ले रखा हूं और आपके ऊपर मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन विश्वास टूटना नहीं चाहिए। बेटा विश्वास नहीं टूटेगा, ध्यान, जरूरत ही नहीं है। अगर इससे बेस्ट तो मैं फालतू बात करना बेकार है, कोई मतलब नहीं है। वो तो तुम एग्जाम आएगा ना जब बताऊंगा, अभी तो क्या बात करूं, अभी तो डायलॉग मारूंगा फालतू में। आगे चलिए, कितने पॉइंट हो गए? 3 पॉइंट। ओके, पहला पॉइंट, जिस वर्ष राष्ट्रीय आय की गणना करो उत्पादन उसी वर्ष होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, अंतिम मूल्य होना चाहिए, मध्यवर्ती मूल्य नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, स्टॉक में अगर कोई वस्तु है और उसके मूल्यों में अगर कोई परिवर्तन होता है वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा। तो पहला पॉइंट कंप्लीट कि उत्पादित वस्तुएं उसी वर्ष से होनी चाहिए जिस वर्ष राष्ट्रीय आय की गणना कर रहे हैं। उत्पादित वस्तुओं के अंतिम मूल्यों को शामिल किया जाएगा, मध्यवर्ती मूल्यों को शामिल नहीं किया जाएगा। स्टॉक में रखी गई वस्तुओं के मूल्यों में, स्टॉक के रूप में रखी गई वस्तुओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तन को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते, क्योंकि इनका मूल्य उस वर्ष शामिल कर लिया जाता है जिस वर्ष इनका उत्पादन हो रहा। ओके, तो 3 पॉइंट आपके कंप्लीट। डाउट क्लियर दोस्तों? आगे चौथा पॉइंट आता है कि स्वयं के लिए, अगर खुद के लिए उत्पादित वस्तुओं का जो अंतिम मूल्य होता है वो राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। अगर एक किसान खुद के लिए गेहूं का उत्पादन करता है तो उस गेहूं की कीमत को भारत की राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों मैंने क्या लिखा, स्वयं के लिए उत्पादित वस्तुओं के अंतिम मूल्य को भारत की राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। स्वयं के लिए उत्पादित वस्तुओं का जो अंतिम मूल्य होता है वो भारत की राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। ओके, और एक आता है गैर कृषि योग्य भूमि पर, ऐसी भूमि दोस्तों जिसका उपयोग कृषि कार्य के लिए नहीं होता, अदर कार्य के लिए होता है, वहां पर अगर किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है उस मूल्य को भारत की राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। जैसे एक प्रश्न आया था, किसी व्यक्ति के द्वारा घर के गार्डन में सब्जियां उगाई गई, तो क्या वो सब्जियों का मूल्य भारत की राष्ट्रीय आय में शामिल होगा? नहीं होगा, क्योंकि घर का जो गार्डन है वो कृषि योग्य भूमि नहीं है। घर के गार्डन में सब्जियों का उत्पादन भारत की राष्ट्रीय आय में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो गैर कृषि योग्य भूमि है, और गैर कृषि योग्य भूमि में अगर किसी भी चीज का उत्पादन होता है वो भारत की राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं आएगा। लेकिन अगर स्वयं के लिए अगर कोई वस्तु का उत्पादन किया जाता है वो भारत की राष्ट्रीय आय में आएगा। लेकिन एक बात तो सुना, अगर स्वयं के लिए, तो अगर स्वयं के लिए कोई सेवा दी जाती है, जैसे माँ द्वारा अपने बेटे को पालना, टीचर के द्वारा अपने बच्चों को पढ़ाना, ओके, तो इस तरह की सर्विसेज को भारत की राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। स्वयं के लिए दी गई सेवाएं और फ्री में दी गई सेवाओं का जो मूल्य होता है, जैसे गृहिणी की सेवाएं, माँ द्वारा बच्चे को पालना, पिता द्वारा अपने बच्चों को पढ़ाना, ये इस तरह की सर्विसेज होती है जो खुद के लिए दी जाती है, और इस प्रकार की सेवाओं के मूल्य को भारत की राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। ओके, क्लियर? फिर मैंने क्या लिखा, अच्छा बताओ, ये तो होगी 5 बातें। अब बताओ दोस्तों, आप ये बताइए उत्पाद विधि पूरी समझ में आई या नहीं आई? उत्पाद विधि जिसे हम नेट आउटपुट मेथड भी कहते हैं, इसे नेट आउटपुट मेथड भी कहा जाता है, और इसे दोस्तों अपन वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, इसको हम वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। ये वैल्यू एडेड मेथड भी अपना कहलाता है। ओके, बताइए, तो पहली विधि है दोस्तों आपकी, इसको उत्पाद विधि बोलो, नेट आउटपुट मेथड बोलो या वैल्यू एडेड मेथड बोलो, बात एक ही है, सारी बातें आपकी एक है दोस्तों। क्लियर? अब आता हूं दोस्तों सेकंड विधि। सेकंड विधि जिसका नाम है आय विधि। आय विधि का मतलब होता है कि इनकम कहां से हो सकती है। तो दोस्तों आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं कि आय विधि में राष्ट्रीय आय की गणना उत्पादन के 4 साधन, उत्पादन के 4 साधन होते हैं। एक भूमि होता है, एक पूंजी होता है, एक श्रम होता है और एक साहस होता है। इन उत्पादन के 4 साधनों से होने वाला जो प्रतिफल होता है, भाई भूमि के बदले में क्या मिलता है? लगान या किराया मिलेगा। पूंजी के बदले में आपको क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। श्रम के बदले में मजदूरी या वेतन मिलेगी, और साहस या जोखिम में लाभ मिलेगा। इन सबको जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। कौन सी विधि में? आय विधि में। तो किसमें? आय विधि के अंतर्गत दोस्तों गणना की जाती है।
तो मैंने कहा कि आय विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की गणना उत्पादन के चारों साधनों से प्राप्त होने वाले प्रतिफल को जोड़कर की जाती है। भूमि, पूंजी, श्रम, साथ। भूमि के बदले में दोस्तों लगान, किराया मिलता है। पूंजी के बदले में दोस्तों आपका ब्याज मिलता है। श्रम के बदले में मजदूरी मिलती है। साहस के बदले में लाभ मिलता है। तो उत्पादन के चारों साधनों से होने वाला जो प्रतिफल है उसे जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। कौन सी विधि में? आय विधि में। मतलब नेशनल इनकम की गणना दोस्तों इन तो भूमि के बदले में लगान, पूंजी के बदले में ब्याज, श्रम के बदले में मजदूरी और साहस के बदले में लाभ, इन सबको जोड़कर दोस्तों अपन कहते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि नेशनल इनकम बराबर लगान, कई बार ये प्रश्न आ गया, लगान, ब्याज प्लस वेतन प्लस लाभ, इन सबको जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। कौन सी विधि में? आय विधि। और आय विधि का जो उपयोग होता है वो कौन से क्षेत्र में होता है? सेवा क्षेत्र में। सेवा क्षेत्र में राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए आय विधि काम में ली जाती है। ओके, तो मैंने क्या कहा कि आय विधि के अंतर्गत भारत में राष्ट्रीय आय की गणना उत्पादन के चारों साधनों से मिलने वाले प्रतिफल को जोड़कर की जाती है, जिसमें भूमि के बदले में लगान मिलता है, पूंजी के बदले में ब्याज मिलता है, श्रम के बदले में मजदूरी मिलती है और साहस के बदले में जोखिम मिलता है। इन सबको जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना यहां पर की जाती है। मैं लिख सकता हूं तो कि आय विधि का प्रयोग सेवा क्षेत्र / तृतीय क्षेत्र में राष्ट्रीय आय की गणना करने हेतु किया जाता है। क्लियर सबको? अरे क्लियर ना सबको? यस या नो? ओके, अब आता तो लास्ट विधि आप कहती है कौन सी? वे विधि, एक्सपेंडिचर मेथड। वे विधि, एक्सपेंडिचर मेथड। सिंपल सी बात है। वे विधि में क्या होता है कि राष्ट्रीय आय की गणना जो होती है वो उपभोग, कंज्यूम पर, उपभोग पर किए गए खर्च और बचत पर किए गए खर्च को जोड़कर की जाती है। ओके, खर्च पर किए यानी उपभोग पर किए गए खर्च और बचत पर किए गए खर्च को जोड़कर की जाती है। इसीलिए दोस्तों इस विधि को उपभोग बचत विधि के नाम से भी जानते हैं। साहस क्या होता है? साहस मतलब होता है दोस्तों कि जैसे तुम पढ़ने का साहस करे हो, अब तुम पढ़ने का साहस करे हो तो तुमको प्रॉफिट होगा और नहीं करोगे तो लॉस होगा। प्रॉफिट मतलब पास होंगे और लॉस मतलब फेल होंगे आगे। तो इसलिए वे विधि को उपभोग बचत विधि भी कहा जाता है। भारत में इस विधि का प्रयोग उद्योग क्षेत्र में राष्ट्रीय आय की गणना करने हेतु किया जाता है। यानी उद्योग क्षेत्र में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। जैसे जीडीपी की बात है, सी मतलब होता है उपभोग पर किया गया खर्च। ओके, आई मतलब होता है आपका विनियोगों पर किया गया खर्च, विनियोगों पर किया गया। जी मतलब होता है सरकार पर, सरकारी वे। ओके, इस प्रकार तो ये जीडीपी हो जाएगा। इस जीडीपी में आप एक्स को ऐड करोगे, एम को घटाओगे तो जीएनपी आ जाएगा। जीएनपी में से आप डेफिनेशन घटाओगे तो एनएनपी आ जाएगा। तो ये कौन सी विधि के अनुसार है? वे विधि के अनुसार है सारे। ओके, जोखिम उठाकर काम करने पर जो मिलने वाला, ओके बिल्कुल, जोखिम उठाकर जो बदले में जो मिलता है वो लाभ होता है। और वे विधि का उपयोग कहाँ होता है? उद्योग क्षेत्र में। और इस विधि को हम उपभोग बचत विधि कहते हैं। उपभोग बचत विधि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस विधि में दोस्तों उपभोग पर किए गए खर्च और बचत पर किए गए खर्च को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। उपभोग पर किए गए खर्च और बचत पर किए गए खर्च को जोड़कर, तो सी मतलब होता है कंज्यूम पर किया गया खर्च, आई मतलब विनियोगों पर, जी मतलब सरकार पर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाएगा आपका। इस तरह की बात दोस्तों यहां पर आ जाती है। दोस्तों आप जानते हो कि राष्ट्रीय आय में समायोजित की जाने वाली मदें, मतलब दोस्तों कौन सी मदों को राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं और कौन सी मदों को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। बेसिकली सिंपल सिर्फ अगर शब्दों में एक बात को, राष्ट्रीय आय में उन सभी मदों को शामिल किया जाता है जिनका संबंध एक वित्तीय वर्ष से होता है और दोस्तों जिनका अंतिम मूल्य हो। ओके, तो देखो अपन जानते हैं कि पिछले वित्तीय वर्ष में, अगर पिछले वित्तीय वर्ष में उत्पादित होने वाली वस्तुओं के मूल्य में होने वाली कमी या वृद्धि को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। भाई सीधी सी बात है, अगर पिछले वर्ष अगर उत्पादन हुआ है तो उसका मूल्य उसी साल राष्ट्रीय आय में ऐड हो गया होगा। अब राष्ट्रीय आय में दोस्तों उसको शामिल नहीं करेंगे। कैसे? सपोज करो कि दोस्तों ये 2022-23 है। ओके, यहां पर 100 वस्तुओं का उत्पादन किया, 80 बिक गई, 20 रह गई। इन वस्तुओं का मूल्य मान लो 1000 रुपये था। अगले साल दोस्तों 23-24 में इनकी कीमत 1000 रुपये से बढ़कर 1200 हो जाती है। कोई मतलब नहीं है क्योंकि इन 20 वस्तुओं का मूल्य इसी साल की राष्ट्रीय आय में ऐड हो जाता है, चाहे वो कम हो या ज्यादा हो, उसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। तो दोस्तों मैंने आपको यही बताया, आपको अच्छा समझा कि पिछले वित्तीय वर्ष में, यानी दोस्तों पिछले वित्तीय वर्ष में जिन वस्तुओं का उत्पादन हुआ उनके मूल्यों में कोई वृद्धि या कमी होती है दोस्तों, उस राशि को उसी साल की राष्ट्रीय आय में शामिल कर लेंगे, इस साल की राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे।
आगे मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य, अगर कोई भी मध्यवर्ती वस्तुओं का जो मूल्य, मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। निःशुल्क फ्री में दी गई सेवाओं के मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते क्योंकि इनका कोई मूल्य नहीं होता। स्वयं के लिए दी गई सेवाओं के मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल, जैसे गृहिणी की सेवाएं, पिता द्वारा अपने बच्चों को पढ़ाना, विदेशों से प्राप्त होने वाले जो उपहार होते हैं वो भी राष्ट्रीय आय में नहीं आते। एक फर्म के द्वारा किसी दूसरी फर्म को दिया गया लाभ, एक फर्म जब दूसरी फर्म को लाभांश देती है वो भी राष्ट्रीय आय में नहीं आता। तो ये कुछ ऐसी मदें होती है दोस्तों जिनको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते, जैसे पूंजीगत लाभ या हानि, अगर पूंजीगत संपत्तियों को बेचने से कोई भी प्रॉफिट या लॉस हो वो भी नहीं आएगा। गैर कानूनी इनकम, इलीगल तरीके से जो इनकम कमाई थी वो भी राष्ट्रीय आय में नहीं आती। आकस्मिक आय, लॉटरी, जुआ, सट्टा वगैरह जो होता है वो भी राष्ट्रीय आय में नहीं आता। वित्तीय बाजारों से प्राप्त होने वाली आय, जैसे ब्याज, ओके, बैंकों का ब्याज, बैंकों का जो ब्याज होता है वो राष्ट्रीय, जैसे बैंकों की जमाओं पर ब्याज होता है, अंशों को बेचने से लाभ होता है, ये राष्ट्रीय आय में नहीं आता। और एक तरफा भुगतान, देखो एक तरफा भुगतान बोलो या हस्तांतरण आय बोलो, जिनका उत्पादन क्रियाओं से कोई वास्ता नहीं होता, जिनका उत्पादन क्रियाओं से कोई मतलब, चाहे वो बेरोजगारी भत्ता हो, चाहे वो आपकी छात्रवृत्ति हो, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन हो, इस तरह की चीज़ों को भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। यानी राष्ट्रीय आय में दोस्तों इन चीज़ों को भी अपन इंक्लूड नहीं करते, चाहे बेरोजगारी भत्ता हो, चाहे आपकी छात्रवृत्ति हो, चाहे दोस्तों आपकी वृद्धावस्था पेंशन हो, इस तरह की चीज़ें राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती। तो दोस्तों ये गैर कानूनी आय, आकस्मिक आय, वित्तीय बाजारों से मिलने वाली इनकम हो, पूंजीगत लाभ हो वगैरह हो, ये ऐसी इनकम्स होती है दोस्तों। ओके, फर्म सर कंपनी को कहते हैं, हाँ बिल्कुल फर्म कंपनी को बोलो या किसी को बोलो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। ओके क्लियर, मुकेश पंचोली कंपनी भी एक फर्म ही है और कोई बड़ी बात नहीं। ओके तो बताइए तो यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? यस या नो, कि राष्ट्रीय आय में किन किन मदों को शामिल नहीं करते, राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन करते हैं कौन कौन सी मदों को शामिल करें। तो ये सारी वो मदें होती हैं जिनको राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन में शामिल नहीं किया जाता। ये राष्ट्रीय आय की वो मदें होती है जिनको राष्ट्रीय आय की श्रेणी में अपन शामिल नहीं करते, राष्ट्रीय आय के अंतर्गत इन चीजों को अपन शामिल नहीं करते। तो ओके, यस या नो? ओके, यहां तक बातें आ गई, तो यहां तक की सारी बातें आ गई। ओके, अब देखो तो इस चैप्टर में एक बिंदु बचा हुआ है, राष्ट्रीय आय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, जिसमें आपका हरित लेखांकन, हिंदू वृद्धि दर, इकोनॉमिक वृद्धि, इकोनॉमिक विकास, ये बहुत है। तो इसको अपन कल पढ़ेंगे। ये समझ लीजिए तो कल आपका राष्ट्रीय आय का पूरा समापन हो जाएगा। पूरा सर आपकी तलाश 3 सालों से कर रही हूँ सर जी, खुद को लकी मान रही हूँ। ओके भाई दोस्तों, अच्छा वो होता है ना कि डॉन का इंतजार तो 3 सालों से कर रही है। अच्छा ये क्या दोस्तों, ठीक है दोस्तों चलो दोस्तों, मस्त रहा करो, बिंदास रहा करो और बिंदास मस्त रहा, कोई टेंशन मत लिया करो। ये इकोनॉमिक मेरे, अच्छा इकोनॉमिक चलो, ये रीट आपने मेरे हवाले कर दी ना। अब यहाँ पर टीचर को ताड़ना, टीचर को धमकाना, बच्चों के साथ अन्याय करने वाले टीचर को यहाँ से फ्री करना, ये सब मेरी जिम्मेदारी, तुम टेंशन लो। तुम्हारे साथ कभी कोई अन्याय ना हुआ है ना होने दूंगा, और मेरे यहाँ पर दोस्तों कोई अन्याय आपके साथ कोई भी नहीं करेगा दोस्तों। क्लियर? ओके दोस्तों, थैंक यू। ओके थैंक यू।